नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में जो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि आज विश्व एड्स दिवस है। एड्स दिवस एक दिन हो या कोई भी दिवस एक दिन हो, यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारतीय संस्कृति का हिस्सा है कि जब भगवान राम लंका पर विजय करके आए थे तो उस दिन उत्सव मना था, जिसे हम दिवाली, दशहरा या जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था तो हम उसको कृष्ण जन्मोत्सव या रामनवमी कहते हैं। तो वो एक विशेष दिन होता है, लेकिन ऐसे कुकर्मों के लिए सिर्फ एक दिन हो, यह बात मेरे समझ से परे है। लेकिन अगर आप भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं, भारत को जानते हैं और भारतीय परंपरा को मानते हैं तो एड्स दिवस आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एड्स ही आपका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि भारत में एकल विवाह पद्धति है। सत्य सनातन धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के आदर्शों को मानने वाला है और एकल पत्नी के सिद्धांतों को अपनाता है, मानता है और करता है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर, जीवन पार्टनर और जीवन संगनी के साथ वफादार है और इधर उधर के यौनाचार में लिप्त नहीं है तो एड्स आपको नहीं हो सकता। अपने पत्नी के साथ बिंदास यौन संबंध बनाइए, खुले मन से बनाइए, प्यार से बनाइए और विश्वास से बनाइए, आपको एड्स छू नहीं सकती। लेकिन यह बहुविवाह और स्वच्छंद यौन संबंधों के वजह से होता है। बेसिकली यह यौनाचार की बीमारी है, मतलब ठेठ भाषा में कहे तो ये कुकर्मियों को होने वाली बीमारी है। तो कुकर्म अगर बीमारी के रूप में आपको प्रकृति सजा न देगी तो समाज देगी, और अगर कहीं समाज से बच गए तो प्रकृति तो ही है आपको सजा देने के लिए। तो इस सब का लोबोलोब यह है कि आप एकल पद्धति का सिद्धांत माने, भारतीय सभ्यता को अपनावें, संस्कृति को अपनावें और अपने पार्टनर के प्रति वफादारी निभावें। एड्स दिवस पर यही मेरी संदेश है और आपको यही शुभकामनाएं। मित्रों, आज दिन भर तो मोदी जी का पदयात्रा, गुजरात के पहले चरण के चुनाव पर ही समाचारों ने अपना फोकस रखा है। मेरे पास दुनिया में जानने का और कोई माध्यम नहीं है समाचार के अलावा, तो मैं किस विषय पर आपको कहता, क्योंकि मैं भी नरेंद्र मोदी के गुजरात के रोड शो पर कहूं तो फिर मेरा क्या मतलब है। सारे समाचार चैनल तो लाइव दिखा रहे थे। गुजरात में हुए पहले चरण के मतदान की बात अगर कहूं, वो भी आपको दिन भर टीवी में आया है। मैं इस पर क्या कहूं। मेरा तो मानना है ना कि मेरे इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण, दिखाई, बताई या जानकारी दी जाती है जो आपको और कहीं नहीं मिलती है। तो मैंने आज विषय रखा है एनडीटीवी के बिकने पर देश भर के सोशल मीडिया पर हुए संदेशों के आदान प्रदान व्याख्या पर। मैंने भी आज एक हल्के मूड के लिए लिखा है। कई लोगों ने लिखा कि भाई रवीश कुमार ने त्याग पत्र दे दिया, रवीश कुमार को हटा दिया गया। वो मेरा मैटर नहीं है। असल में कहे तो रवीश कुमार ही मेरा मैटर नहीं है। रवीश कुमार के बहाने जो रविश प्रोपेगेंडा इस देश में फैलाया गया है ना, मेरा मुद्दा वो है और मैं रवीश के बहाने रविश पर चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा के आधार में चूंकि रवीश कुमार थे, इसलिए रवीश कुमार पर कुछ वानगी आपके सामने रख देता हूं। जिस पत्रकार के महानता का लोग गुणगान करते हैं और कह रहे हैं कि आप पैसा से चैनल खरीद सकते हैं, पत्रकार नहीं। कई लोगों ने कहा कि हजारों करोड़ रुपया लगा करके आपने खरीद करके चैनल क्या किया। बिंदास पत्रकार तो आपको छोड़ के चला गया, जहां रहेगा अलग जगाएगा, वगैरह वगैरह और बहुत सारा वगैरह। मेरा भी मानना है कि आप किसी प्रतिष्ठान को खरीद सकते हैं, व्यक्ति के आत्मा को नहीं खरीद सकते, उसके विचारों को नहीं खरीद सकते, क्योंकि वह स्वच्छंद है, स्वतंत्र है और अपने मर्जी से अभिव्यक्त करने की आजादी है। उसको भारत का संविधान भी देता है, मौलिक अधिकार भी देता है और उसका अपना मनसा भी है। लेकिन मित्रों, क्या रवीश कुमार ऐसे
थे कि जिनकी मातम मनाई जानी चाहिए या जिनके पत्रकारिता पर इतनी चर्चा करनी चाहिए? मित्रों, कुछ बानगी मैं रवीश कुमार के पत्रकारिता की दे देता हूं। रवीश कुमार ने 2013 में जब हमारा जीडीपी 5% हुआ था तो तत्कालिक विपक्ष जो आज सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग ने हो हल्ला मचाया था कि देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत निचले स्तर पर चली गई है और 5% जीडीपी हो गई है या देश के उत्थान के लिए घातक है वगैरह वगैरह, जो पॉलिटिकल लोग करते हैं और उनका काम भी है, उसमें वो कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक दल के लोग अगर किसी भी चीज पर अपना विरोध दर्ज कराते हैं, अपना बात रख रहे हैं, तो यह उनका राजनीतिक धर्म है, कर्तव्य है, इसमें किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं थी। रवीश कुमार अपने प्राइम टाइम में है और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो टीवी पे है, यूट्यूब पे है। ये कोई मैं कह रहा हूं मेरे कान में कहा था ऐसा नहीं है, सबने सुना होगा, मैं सिर्फ आपको याद कराता हूं। रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में कहा कि क्या हम रोंदू नहीं हो गए हैं? 5% जीडीपी दुनिया में जीडीपी के व्यवस्था से कितनी बढ़िया और कितनी शानदार है, हम इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं? क्या हमने रोंदू वाला स्वभाव नहीं रखा है कि अगर 5% जीडीपी है तो हम रोने लगेंगे? 5% जीडीपी देश के उत्थान के लिए बहुत शुभ संकेत है और हमें लगता है कि यह नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के कामों की वजह से। मुझे भी लग रहा है कि 5% जीडीपी माइनस में तो नहीं ना, तब प्लस में है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह रवीश कुमार ने कहा। मैं प्राइम टाइम देखा और कहा यार रवीश ठीक कह रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में कोरोना विस्फोट हुआ, हर अर्थव्यवस्था का हाल क्या हुआ, भारत उससे कोई अछूता था नहीं, क्योंकि दुनिया के सारे औद्योगिक पहिए बंद हो गए थे, तो कहां से विकास होता? हमारा देश भी 5% के जीडीपी स्तर पर आ गया। उस वक्त मनमोहन सिंह के जगह नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। रवीश कुमार अपने प्राइम टाइम में आए और उन्होंने कहा देश की हालत बहुत नाजुक है, उसको छुपाने की प्रयास की जा रही है, सारे मीडिया घराने को खरीद लिया गया है, लेकिन हम जैसे कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं जो इस चीज को उजागर करके मानेंगे। और आज देश की अर्थव्यवस्था के हाल क्या है यह इस बात से साबित होता है कि जीडीपी 5% के निचले स्तर पर आ गई है। यह बहुत खतरनाक संकेत है। यही रवीश कुमार मनमोहन सिंह जी के सरकार में 5% के जीडीपी को देश के उत्थान का योगदान बता रहे थे और यही रवीश कुमार नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 5% को देश के सत्यानाश का आधार बता रहे हैं। मेरा यह मानना है कि 5% हो या 50% मामला नहीं है। अगर आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, सरकारों की आलोचना करना पत्रकारों का परम धर्म है, मैं इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं रख रहा और इसमें कहीं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने मनमोहन सिंह के सरकार का 5% पर समर्थन किया है तो वही 5% समर्थन आपको नरेंद्र मोदी के सरकार के टाइम में भी करना चाहिए था। और अगर 5% आपके हिसाब से अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने वाला, देश को बर्बाद करने वाला, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला था, तो वह श्री मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी था और श्री नरेंद्र मोदी के टाइम में था। लेकिन 2 प्रधानमंत्री, 2 बयान, 2 निशान, 2 संविधान और 2 व्यू किस तरह से आप पाले हैं? आपकी निष्पक्षता की जय हो और आपकी क्या हो, ये आप बताइएगा और आपके भला चाहने वाले लोग बताएंगे। रवीश कुमार मेरा व्यक्तिगत मैटर नहीं है। मैं पत्रकारिता के आधार पर एक प्रतिष्ठान के बिकने पर देश भर में हुए कोहराम पर अपनी बात रख रहा हूं। रवीश कुमार का एक और तकिया कलाम डाला था, कौन जात के हो भाई। मतलब वो जहां भी जाते थे उसमें कहीं ना कहीं जात खोज करके जरूर ले आ देते थे। एक रिपोर्टिंग आपको मैं बता देता हूं। एक मुसलमान ने एक लड़की को काट दिया, 5-7 लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया। जयपुर की घटना थी और लहूलुहान हाल में उसके घर के बाहर छोड़ करके भाग गए। रवीश कुमार अपने प्राइम टाइम में आते हैं, कहते हैं कि एक लड़की को उनके मित्रों ने खेलने बहलाने फुसलाने के साथ गया, उन लोगों के बीच क्या हुआ, लड़की अचेत अवस्था में घर में पाई गई थी। वो 4 दरिंदे अभी भी घूम रहे हैं, बस उनका नाम कुछ नहीं और उस पर कोई व्याख्या कुछ नहीं। लेकिन एक घटना उत्तर प्रदेश में होता है
उत्तर प्रदेश में हाथरस की एक घटना थी जिसमें आपको पता चला कि एक दलित बेटी को स्वर्ण समाज के लड़कों ने मार दिया था। रवीश कुमार आते हैं प्राइम टाइम में और कहते हैं कि मैं नाम भूल रहा हूं, बल्कि बता दें फलाना सिंह फलाना सिंह फलाना सिंह जैसे दरिंदों ने एक दलित बेटी को रात भर घसीटा, काटा, पीटा, मारा। मारते वक्त उनके मन में क्या चल रहा होगा कि ये दलित बच्ची है, मेरा क्या कर लेगी। मारते वक्त उनके मन में कहीं यह तो नहीं चल रहा था कि स्वर्ण समाज के होने की वजह से उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकार स्वर्ण समाज की है, वगैरह वगैरह वगैरह। रवीश कुमार की रवीश रिपोर्ट का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि 5% जीडीपी मनमोहन सिंह का तारीफ के लायक है और 5% जीडीपी नरेंद्र मोदी में धिक्कार के लायक है। 5 दरिंदे अगर वो मुसलमान है और सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है तो वह एक छोटा सा घटना है, लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन हो रहा है तो यह विभत्स है, बहुत बड़ी बात है। रविशा के घंटी बाटे कहा अभी वो देखिए उसी पर है। आदरणीय अशोक चौबे जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आपने को आशीर्वाद दिया इस बात के लिए। रवीश भाई चर्चा हो रही कि कहाँ जाएंगे, वो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, थोड़ी देर में ये बात पता चलेगा कि वो कहाँ पर है। तो मित्रों, रवीश कुमार उसमें जात गोत्र कुल सरकार तक को लपेट दिए और इस बात पर कहीं कोई सोच विचार नहीं किया कि पत्रकारिता का यह आधार है कि अगर सरकार कांग्रेस का है तो एक छोटा घटना है और अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है तो यह बहुत बड़ा घटना है। यह पत्रकारिता के किस स्तर तक लेके जाता है। खैर, सबसे पहले बार रवीश कुमार के ही पेट की उपज थी, मन की उपज थी, जुबान से निकली हुई बात थी गोदी मीडिया। रवीश कुमार ने कहा कि कुछ गोदी मीडिया के लोग हैं जो सरकार के कामों को ढकने छपने और कामों को उजागर ना होने देने का प्रयास करते हैं। हम लोग भी गोदी मीडिया इसके पहले कभी नहीं सुने थे और हम लोगों को भी एक नया शब्द सुनने को मिला था 1952 से आजादी के बाद आज, और आजादी के पहले भी अखबारों ने हमारे देश को आजाद देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा यह अखबार के माध्यम से समस्त देशवासियों के पास पहुंच जाता था। आजादी के आंदोलन में और आजादी की लड़ाई में और आज तक भी अखबारों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। जितने बड़े बड़े घोटालों को उजागर होते हमने देखा है, उसमें कोई जांच एजेंसी ने अब तक कुछ नहीं किया है। जितने भी ये घोटाले एक्सपोज हुए हैं आज तक, कभी बोफोर्स घोटाला हो या इसके पहले चारा घोटाला हो या ये अरविंद केजरीवाल का महाशराब घोटाला हो, यह सब अखबारों ने, समाचार चैनलों ने और पत्रकारों ने किया है। मैं उन तमाम पत्रकारों को बहुत बारंबार प्रणाम और सत सत प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके राष्ट्र हित में इतनी बड़ी काम की है। तो इन सब पर पहली बार गोदी मीडिया नाम का एक शब्द सुनने को मिला था। मित्रों, गोदी मीडिया का डिफिनेशन मुझे नहीं मालूम, ये तो रवीश कुमार ही बताएंगे और ईश्वर उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रहे और जरूर आए आपके सामने। मुझ जैसा मैं बोल रहा हूं, ये फेसबुक लाइव पर, यूट्यूब पर इसको अपलोड करूंगा, इससे उनको कौन रोक रहा है। हम जैसे आदमी को कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं, रवीश कुमार को तो मुझसे ज्यादा फैन फॉलोअर है, ज्यादा लोग जानते हैं, वो लोग सुनेंगे, रवीश को आके अपनी बात रखनी चाहिए। एनीवे, वो क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर रवीश कुमार या उनके फॉलोअर में से कई लोग हमारे फेसबुक पर फ्रेंड हैं और कई लोगों की वक्तव्यों से मैं आहत हूं, वाकिफ हूं और जानकार हूं कि उनके वक्तव्य क्या हैं, वो लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है। मित्रों, गोदी मीडिया का जो ठेठ में भाषा है, मतलब गोद में बैठी मीडिया या मीडिया के गोद में बैठा सरकार, यही हो सकता है ना। गोदी मतलब गोद, अब या तो मीडिया सरकार की गोद में है या सरकार मीडिया की गोद में है, इसी को गोदी मीडिया कहते हैं। और यह रवीश कुमार और उनके तबके एनडीटीवी पर सबसे ज्यादा लागू होता है। यह लागू तब होता है जब किसी समाचार समूह का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में किया जाता हो, समाचार चैनल की स्टूडियो में नहीं। देश के प्रधानमंत्री किसी समाचार चैनल का उद्घाटन अपने कार्यालय में बैठ करके अगर कर रहे हैं तो यह गोद में मीडिया या मीडिया के गोद में सरकार है। इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता।
अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री का यह रिकॉर्ड नहीं है कि वो किसी समाचार चैनल को अपने कार्यालय में बैठ करके उद्घाटन करें और वहां से उसको हरी झंडी दे शुभारंभ करें, बटन दबाएं या उसको प्रसारित करने की सुविधा उपलब्ध करें। इससे ज्यादा गोदी मीडिया का कार्यक्रम और कुछ नहीं हो सकता है। रवीश कुमार अपनी एक तरफा राजनीतिक सोच और एक तरफा धार्मिक सोच के लिए जाने जाते थे। रवीश कुमार का सोच हमेशा से संदिग्ध था। रवीश कुमार की निष्पक्ष पत्रकारिता को उस दिन जंग लग गया था, जीभ में लकवा मार गया था, मुंह में दही जम गई थी या मुंह में बवासीर उजागर हो गया था जब उनके खुद के भाई और बहन पर बलात्कार जैसा संगीन इल्जाम लगा था और वह कोर्ट से जमानत पर बाहर थे। और जमानत अभी केस की क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन रवीश कुमार ने अपने स्क्रीन को काला नहीं किया तब जबकि उनके खुद के भाई ने अपना मुंह काला किया था। अगर रवीश कुमार वफादार पत्रकार होते, देश के जाने माने और ईमानदार पत्रकार होते और उनमें पत्रकारिता का कुछ भी अंश बचा होता तो वो अपने भाई के मुंह काला करने पर भी स्क्रीन काला कर सकते थे और कह सकते थे कि मैं क्या करूं, आज भाई होने के नाते मेरा भी मुंह काला हो गया, एक कमीने ने एक बेटी का मुंह काला कर दिया। लेकिन रवीश कुमार उसको भरसक ढकने का प्रयास किया, रिपोर्ट में आने देने तक का रोक लगा दी और कहीं भी ना चले इस बात का प्रयास किया। रवीश कुमार जैसे बहुत सारे पत्रकार देश में हैं। मैं बात रवीश की इसलिए किया रहा हूं कि अभी रवीश ही छाए हुए हैं और मैं समझ रहा हूं कि सबसे ज्यादा रवीश ट्रेंड कर रहे हैं। इसीलिए रवीश को मैंने रवीश के माध्यम से रवीश पत्रकारिता, रवीश जर्नलिज्म के पर चोट कर रहा हूं। मेरा अपना मानना है कि रवीश कुमार, रवीश अंग्रेजी वाला रवीश जर्नलिज्म के एक सिंबल थे। वो चाहे रवीश कुमार हो या अभिसार हो या और कोई लोग हो। हाँ, आदरणीय एम के तिवारी जी को नमस्कार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता के नाम पर गंद फैलाए हुए हैं और गंदगी को ही पत्रकारिता मानते हैं और वह यह मानते हैं कि खाता ना वही, जो मैं कह रहा हूं वही सही। इस बात को जब तक वो लोग मानते रहेंगे देश में पत्रकारिता गर्त में पहुंचती रहेगी। पत्रकारों की दशा दुर्दशा क्या है इस बात का एक वानगी आपके सामने है कि कई देश में बहुत सारे लाखों करोड़ों ऐसे पत्रकार हैं जो भरपेट भोजन तक का भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और उनकी हाल बहुत खराब है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो अरबों खरबों खर्चा करके समाचार चैनल चलाते हैं। मैं बार बार कहता हूं जब भी पत्रकारिता और समाचार पर कोई बात आती है तो मेरा एक ही शब्द होता है, पहले भी, अब भी और आगे भी रहेगा, कि अगर आप पत्रकार हैं तो आपके पास व्यापार कहां से, और अगर आपके पास व्यापार है तो फिर आप पत्रकार कहां से। आप जब तक इन महीन लाइनों की फर्क को नहीं समझेंगे तब तक आप पत्रकारिता के मर्म को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पत्रकारिता सरकार के कामों को बेपर्दा करना होता है। अगर कोई काम ऐसा है जो जनहित में नहीं लगता है तो उसको लिख करके जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचा करके सरकार को निर्णय पलटने पर मजबूर करने का काम पत्रकारिता है। और अगर सरकार के नीतियों का विरोध करेगा तो उसको फंड कहां से मिलेगा। तो अगर आप व्यापारी घराने से अरबों खरबों का आपने चैनल खोल रखा है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों पर चलते हैं, लाखों रुपए की भोजन पर व्यय करते हैं और लाखों लाख रुपए आपके निजी शरीर पर रोज खर्च हो रहा है, इतनी आमदनी आ रहा है, तो फिर आप पत्रकार कहां रह गए। सरकारों को मैंने कई बार आगाह किया, कई बार चैनल के डिबेटों में हिस्सा लेते हुए या अपने फेसबुक लाइव पर, यूट्यूब पर मैंने बोला है कि सरकारों को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि अगर आप पत्रकार चाहते हैं तो उनको इस तरह का माहौल दिया जाए ताकि वो पत्रकार बने रहे। आपने करोड़ों रुपया चैनल का फीस लगा दिया है तो कोई पत्रकार चैनल खोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और अगर कोई व्यवसायिक घराना चैनल खोलेगा तो करोड़ों की जगह अरबों कमाने का बात करेगा, क्योंकि उसका काम जन भावना का ध्यान रखना नहीं है, वो तो व्यापारी है और उसका काम व्यापार करना है। लाखों लगाया करोड़ों कमाने के लिए, लाखों कमाने के लिए कोई चैरिटी तो खोला नहीं है। अब एनडीटीवी को ले लीजिए, भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए औद्योगिक घराना गौतम अडानी ने उस समूह को खरीदा है। गौतम अडानी अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचने का जीता जागता सबूत है। गौतम अडानी व्यवसाय में तेजी से बढ़ने का नाम है। अब एनडीटीवी को खरीद करके वो एलन मस्क की तरह से खिलवाड़ और खिलौना तो बनाएंगे नहीं। शुद्ध व्यापारिक सोच है उनका और उन्होंने
CNN और बिजनेस घराने के एडिटर संजय पुगलिया और चिनाई जैसे लोगों को बोर्ड में डाला दिया है। मतलब राधिका राय और प्रणव राय और एक और किसी के हटने के बाद जो 3 सीटें रिक्त हुई हैं, उन 3 सीटों पर संजय पुगलिया, चिनाई और एक और सज्जन को उन्होंने ला करके अपनी मन से स्पष्ट कर दिया है कि मुझे पत्रकारिता में व्यवसाय कैसे करना है और किस तरह से पत्रकार को व्यवसाय के रूप में डेवलप करने के नामों को दुनिया इसके पहले जानती है। और वो यह बात गलत भी नहीं कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अंत में 2 बातें बहुत, चूंकि मुझे कानून की थोड़ी बहुत मालूमात इसलिए है कि मैं कंपनी मामलों का ही सलाह देने का काम करता हूं। आई एम ए लीगल एडवाइजर कॉर्पोरेट लॉ। देश में रोज कंपनियां खुलती हैं और बंद होती हैं, रोज कंपनियां बिकती हैं और नीलाम होती हैं। दिन भर में 1-2 बार या महीने में 2-1 बार हमको मैसेज आता है कि परमार जी यार एक फैक्ट्री खोल दीजिए, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है मेरे को बताइए, या एक दिन मीटिंग करते हैं। मैं जाता हूं और उनको कंपनी खोलने की प्रोविजन बता देता हूं और कई बार उनका फैक्ट्री रजिस्टर करा करके दे देता हूं। 5-7 दिन बाद उनका फोन आता है कि परमार जी इसको बंद करा दीजिए, निर्णय गलत हो गया था यार, हो नहीं पा रहा है। तो फिर उनको बंद होने की कॉम्प्लिकेशन समझाता हूं। अब ना तो खोलने में उनका कोई दोष है, ना ही बंद करने में उनका कोई दोष है। बिजनेस करने का उनको उद्देश्य था, बिजनेस उनसे हुआ और अगर नहीं हो पाया तो उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया। एनडीटीवी इंडिया का बिकने का जो कारण था वो यह नहीं था कि उन्हें कोई औद्योगिक हानि हुई थी या कोई हानि लाभ के बिजनेस में फंस गए थे। असल में एनडीटीवी नुकसान का कोई काम करता ही नहीं था। एनडीटीवी पर मामला क्या है पहले आप जान लीजिए। एनडीटीवी पर हवाला में संलिप्त होते और विदेशी व्यापार को इनडायरेक्टली दखल देने का इल्जाम है और यह साबित हो चुका है और उन पर कई करोड़ रुपए का फाइन लगा है। जुर्माना भरने के वजह में पैसा ना होने की वजह से उनको अपने शेयर को नीलाम करना पड़ा। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहे थे कि देश में पत्रकारिता बदनाम हो जाएगी और दुनिया में भारत के पत्रकारिता का जो धाक है, ईमानदारी का जो धमस है, वो प्रभावित होगा। सरकार ने इंटरफेयर किया कि भाई इस मामले को थोड़ा देखा जाए, क्योंकि बेशक वो आदमी 1 सेकंड खुली हवा में सांस लेने के योग्य बेशक ना हो, लेकिन यह भारत का प्रतिनिधित्व तो करता है और पत्रकारिता का नाम बदनाम ना हो, इस वजह से उसको रोका गया था। तो एनडीटीवी ने कोई बिजनेस में नुकसान होने के वजह से बेचने पर मजबूर हुए, ऐसा नहीं है। उनके कर्मों के वजह से या यूं कहिए कि उनके कुकर्मों की वजह से, उनके गलत भावनाओं की वजह से उनको बिकने पर मजबूर होना पड़ा। आप एनडीटीवी और उनके जैसे और पत्रकारों की पत्रकारिता का एक बानगी देख लीजिए। नीरा राडिया टेप को ये सब लोगों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था कि नीरा राडिया टेप के बातों को चैनलों पर या किसी मीडिया घराने पर ना सुनाया जाए। नीरा राडिया टेप के जो अंश सुप्रीम कोर्ट के दखल देने से पहले तक पब्लिश हो गए थे, उन 1-2% पर के बात हो गई, 99% बात सामने नहीं आई, जिसमें एक पत्रकार कह रहा है कि हाँ जी आपको हमने कोयला मंत्रालय दे दिया, आपको हमने वित्त मंत्रालय करवा दिया, आपको हमने फलाना करवा दिया, आइए आपको फलाना दे दीजिए। नीरा राडिया टेप में देश के मंत्रिमंडल बनाने वालों से यह बात करते हुए पत्रकारों को सुना गया कि ये फलाना वाले को फलाना मंत्रालय दे दीजिए, फलाना वाले को फलाना मंत्रालय दे दीजिए। गोदी मीडिया या गोद में मीडिया इसी को बोलते हैं जो सरकार बनाने, बिगाड़ने, लोगों को मंत्री बनाने और हटाने की काम करता हो। यह पत्रकारिता इस देश में देखा है और इस पत्रकारिता को आप रवीश कुमार पत्रकारिता बोलेंगे या रबिश पत्रकारिता बोलेंगे, यह मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ऐसे पत्रकारों से घिन आती है, लेकिन वहीं ऐसे पत्रकारों को देख करके श्रद्धा से सिर झुक जाता है जिन्होंने देश में घोटाले को उजागर किया है और देश को बहुत बड़ा नुकसान से बचाया है। लेकिन मित्रों, जौ के साथ घून पीसने की कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। इन बेईमान पत्रकारों के आगे वो ईमानदार पत्रकार की पत्रकारिता भी संदेह के घेरे में कई बार प्रतीत होने लगती है और कई बार प्रतीत हो भी जाती है, जिसका हमें खेद है और अफसोस है कि ईमानदार पत्रकारों को भी लोग उसी नजर से देखते हैं जिस तरह से एक चोर बेईमान पत्रकारों को लोग देख रहे हैं। लेकिन ईमानदारी को प्रणाम है और बेईमानी को धिक्कार है। इस भावनाओं के साथ मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि एनडीटीवी को बिकना ही उसकी मुक्ति का मार्ग है। जिस तरह से आदमी दलदल में फंस जाता है, ना तो वो चल पाता है ना ही मर पाता है, और दलदल में कूद कूद करके रोज मर रहा है, उसे मर जाना है उसके लिए मोक्ष है।
उसी तरह से सड़ास में भरी एनडीटीवी के संपादकीय बोर्ड को पत्रकारिता से अलग हो जाना ही उनके मुक्ति मार्ग का आधार था और सरकार की मेहरबानी और अडानी की कृपा से उनको मुक्ति मिली है, इस बात की वो दुआ दें, क्योंकि अभी और कुछ देखना बाकी था। अंत में एक बार मैं कह रहा हूं कि अडानी समूह ने उस पत्रकारिता एनडीटीवी समूह को खरीद करके एक बहुत बड़े कुकर्मों पर ढक्कन डाल दिया, क्योंकि जब यह अडानी समूह के पास आ गया तो अब यह मैं मानूंगा कि सरकार के से उनके नजदीकियों को देखते हुए अब एनडीटीवी पर वो जो ढक्कन पड़ा था गंदगी के ऊपर, अब वो ढक्कन खुल नहीं सकता और जितनी बदबू और सड़ास है वो अंदर ही छुपी दबी रह जाएगी। नहीं तो 2014 के पहले के सारे कुकर्मों का पर्दाफाश करने का आधार था वह चैनल, लेकिन नरेंद्र मोदी की उदारता और सरकारों की उदासीनता से वह छुपा हुआ था। बेहतर तो यह था कि उसको बिकने से पहले एक्सपोज करके उसके सारे सड़ास को बाहर निकल दिया जाता, ताकि देश की जनता जानती कि पत्रकारिता का मतलब कहाँ है और यह कितना हद तक सड़ चुका है। खैर, अपनी वाणी में अगर किसी पत्रकार के लिए कोई अपमान का शब्द निकलता हो तो मैं उन सभी महान पत्रकारों जो सही में पत्रकार हैं और जिनके पत्रकारिता से देश उपकृत हुआ है उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं और आपके अभिनंदन बंदन में अपना शीश झुकाता हूं। लेकिन सड़ी हुई व्यवस्था, गलीज काम और ओपन दलाली और समाज में बेमनस बनाने वाले, अपने एजेंडे के तहत सरकार को बदनाम कराने वाले, समुदाय में नफरत फैलाने वाले और वर्ग विशेष में लड़ाई करवाने वाले पत्रकारों को लालत मनात भेजते हुए उन्हें बहुत बहुत धिक्कारता हूं। और आप सब इन चीज को समझे, देखें और इन फर्कों को समझें कि कोई आदमी सरकार की आलोचना करता है तो क्या वह आलोचना के लिए कर रहा है या वह किसी एजेंडे के आधार पर कर रहा है। 1 मिनट अगर आप सोच लेंगे तो समझ जाएंगे कि पत्रकारिता गोद में है या गोद में पत्रकार है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और ईमानदार पत्रकार को बहुत बहुत जय। धन्यवाद।